सेलों का भी संयोजन आपको पढ़ेंगे। तो उसमें आप केवल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन पढ़े थे। इसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम तीनों में संयोजन देखने को मिलेगा। और ये भी बात पता चलेगा कि किस परिस्थिति में सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि समांतर क्रम में जोड़ना है, ये पता चलेगा। किस परिस्थिति में सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। इसके बाद से किरचॉफ का नियम आएगा। तो बात कर रहे हैं किरचॉफ का नियम। बहुत सारे सर्किट में आप तुल्य प्रतिरोध निकाला करते हैं कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। किरचॉफ का नियम किसी भी परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बता देगा, किसी भी प्रतिरोध में धारा बता देगा और किसी भी प्रतिरोध में क्षय ऊर्जा बता देगा। किसी तरह का सर्किट बनाए हो, ये किरचॉफ का नियम काम करेगा। ये दो नियम दिया है। पहला नियम दिया है कि परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि माने जंक्शन। जंक्शन जैसे आप रेलवे में जंक्शन सुने होंगे। जंक्शन जहां से कई दिशाओं से ट्रेनें आती है और किसी दूसरी दिशा में निकल जाती है, उसको हम जंक्शन कहते हैं। अब मऊ जंक्शन है लेकिन बेलथरा रोड जंक्शन नहीं है। एक साइड से आई, वो दूसरी से उसी लाइन पर निकल गई, उसी डायरेक्शन में, तो जंक्शन नहीं है। जंक्शन वो होता है जहां पर कई डायरेक्शनों से आती है और किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती है, उसको जंक्शन कहते हैं। उसी तरह से जब हम सर्किट बनाते हैं तो धारा इस पर इस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, इधर कोई निकल रही है, इधर, तो इसको हम जंक्शन कहेंगे। तो इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर आने वाली धाराओं को प्लस मानेंगे तो वह जंक्शन से जाने वाली धाराओं को माइनस मानेंगे। टोटल धारा शून्य होगा जंक्शन पर, इसलिए इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखेंगे इसको आप। दूसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है किरचॉफ का। प्रत्येक बंद पास में प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा के प्रतिरोध और उसकी धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखेंगे, कहने से ये बात समझ में नहीं आएगा। पहले तो बंद पास समझेंगे कि बंद पास क्या होता है। चारों तरफ से घिरा हुआ है क्षेत्र, वो बंद पास है, उसमें प्रतिरोध है, उसमें धारा बह रही है, तो धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर रहेगा। इसे हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह आप किरचॉफ के नियम में देखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज ये है। व्हीट स्टोन नाम है वैज्ञानिक का। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है। उसने एक 4 प्रतिरोधों से एक परिपथ बना रहा है चतुर्भुज में। व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज में जोड़ा और चतुर्भुज के एक विकर्ण से सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया और दूसरे विकर्ण से धारामापी जोड़ दिया। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो। उस दशा में
चारों चतुर्भुज के संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर मिलता है। इस दशा को हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। P बाई क्यू बराबर R बाई एस देखेंगे आप। इसके जरिए इस पर दो उपकरण बनाए गए हैं। एक व्हीट स्टोन ब्रिज, इस व्हीट स्टोन ब्रिज से दो उपकरण बने हैं प्रतिरोध मापने के लिए। किसी तार का प्रतिरोध मापने के लिए दो उपकरण बनाए गए हैं। एक है मीटर ब्रिज और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इन दो उपकरणों के जरिए हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से। तो इस अध्याय में यही आपको पढ़ना है। तो अब आप पहले लिखिए सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, एक बार जरा समझने की फिर कोशिश कीजिए। देखिए, ये सेल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसमें विद्युत अपघट्ट का घोल होता है, विद्युत अपघट्ट का घोल होता है। ये विद्युत अपघट्ट का घोल होता है और ये टर्मिनल कहलाते हैं, एनोड और कैथोड कहलाते हैं। ये इससे आप कोई परिपथ जोड़ देते हैं, कोई परिपथ जोड़ देते हैं, चाहे बल्ब लगा दे चाहे कोई जोड़ देते हैं। इससे एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। निगेटिव वाला एनोड है, पॉजिटिव वाला कैथोड है। सेल में, गैल्वेनिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता है। एनोड धन होता है और कैथोड ऋण होता है विद्युत अपघटनी सेल में। और गैल्वेनिक सेल में जो हमको धारा देता है उसका कैथोड धन होता है और एनोड ऋण होता है। ये सेल है। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित यहां से पूरा, यहां से आवेश इस तरह से गया, ये गया और यहां पर आया। हाँ बिल्कुल, यानी सेल सहित, सेल में भी आवेश को जाना है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, बाहरी परिपथ, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित होने में, एक बार प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक आवेश को सेल सहित, ये नहीं कि सेल को छोड़ दे बस इसी में, नहीं, एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। अगर Q आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है,
तो एकांक आवेश को W/Q हो। इसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। ई से लिखेंगे कैपिटल ई से, ई बराबर W/Q। W सेल सहित संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा दी गई क्या है? ऊर्जा है। मात्रक जूल प्रति कूलाम तो हुआ, जिसको हम वोल्ट के नाम से जानते। समझ में आ रहा है ये बात? और यहीं पर अगर आप ये भी समझ लीजिए, यहां से ये समझना आसान होगा टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर में सिर्फ एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल में नहीं, बस ये टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल सहित अगर है तो वो सेल का विद्युत वाहक बल है। समझ में आ रहा है ये बात? टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल। बोलिए। बस एकांक आवेश को ये टर्मिनल है, टर्मिनल उसको कहते हैं, जो बात कर रहे हैं, टर्मिनल उसको कहते हैं जहां से वो टर्न हो जाए, आगे रास्ता न हो। रेलवे की भाषा में टर्मिनल शब्द आपने सुना होगा, जैसे मुंबई वीटी विक्टोरिया टर्मिनल, वहां से उस स्टेशन से आगे ट्रेन नहीं जा सकती, इसलिए कि आगे समुंदर है। चेन्नई टर्मिनल स्टेशन है, आगे नहीं जाएगी, आगे समुंदर है। तो जहां से टर्न हो जाता है वो टर्मिनल है। तो यहां इलेक्ट्रोड के ये दो टर्मिनल है। तो एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को एक बार प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ रहा है ये बात? बोलिए। तो लिखिए सेल का विद्युत वाहक बल। लिखिए एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब समझ रहे हैं ना, इकाई आवेश यानी एक कूलाम आवेश, ठीक ना। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित, एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने के लिए, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा संपूर्ण परिपथ में क्या लिखे है? एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में एक बार, एक बार शब्द छूट गया है, एक बार प्रवाहित होने के लिए, एक बार प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये बल नहीं है, नहीं तो आप समझे कि बल है, बल नहीं है ये, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं।
इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। अब लिखिए, यदि पैराग्राफ चेंज कर, यदि क्यू आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने के लिए संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है। तब एकांक आवेश को W/Q पड़ेगा, ठीक ना। तब एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा W/Q होगा। अतः E बराबर W/Q। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। बीमीय सूत्र लिख सकते हैं आप, W का mL²T-2 और Q का AT लिख दे। बीमीय सूत्र mL²T-3A-1 mL²T-2 T ऊपर जाएगा एक तो T-3 हो जाएगा और A-। आवेश का AT होता है। यही जो वोल्ट का विमीय सूत्र होता है वही होता है। ठीक है। विद्युत विभव किसी बिंदु पर होता है, किसी बिंदु पर विभव कहते हैं। अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या प्राप्त होता है उस बिंदु पर विभव कहते हैं। बिंदु पर विभव ऋण भी हो सकता है और धन भी हो सकता है। अब विद्युत वाहक बल कभी ऋणात्मक नहीं। क्या दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल सेल का होता है। अब वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर होता है। ये हाँ ई बराबर, हाँ तो ई बराबर भी जब लिखे हैं तो ये विद्युत वाहक बल है और ये टर्मिनल विभवांतर है, विभव नहीं है किसी बिंदु पर। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये
बंद पर धारा नहीं जा रही है तब होगा। ऑफ किए हैं, ऑफ है, सेल ऑफ है, आप समझ रहे हैं, करंट नहीं जा रहा है तब ई बराबर भी होगा, आई बराबर 0। और उस समय सेल से धारा आप ले रहे हैं, ठीक है। ई बी से ए कैसे छोटा होगा? नहीं, ऐसा है कि अभी संबंध आने दीजिए, अभी संबंध आने दीजिए, पूरा बात बता दें, ठीक है। अब जो है अगला लिखिए टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर जो आप भी सोच रहे हैं विभवांतर है, विभव नहीं है। दो बिंदुओं के विभव, दो टर्मिनल के बीच विभवांतर है, लेकिन उसमें सेल का विभवांतर शामिल नहीं है, केवल बाहरी परिपथ का विभवांतर शामिल है। देखिए टर्मिनल विभवांतर में बिल्कुल वैसे ही बात है जैसा कि हमने कहा है कि एकांक आवेश को, क्या बात कर रहे हैं, देखिए यही गलती हो जाती है। हम जब बोल रहे हैं तो आप इधर उधर कर रहे हैं। एकांक आवेश को सेल सहित नहीं, सेल में शामिल नहीं, सेल का घोल शामिल नहीं है। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में, केवल बाहरी परिपथ में एक बार प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, जैसा कि हमने बताया। एक इलेक्ट्रोड है, इसी को टर्मिनल कहते हैं। ये टर्मिनल सेल पर लगा रहता है प्लस माइनस, ठीक ना, बोलिए, इस पर भी लगा रहता है प्लस माइनस, ठीक ना, ये टर्मिनल है और ये सेल का घोल रहता है और इधर बाहरी परिपथ जोड़ा जाता है, टर्मिनल से प्लस से माइनस से जोड़ते हैं। तो एकांक आवेश को बीच बाहरी परिपथ में एक बार प्रवाहित होने के लिए, घोल में नहीं, घोल में भी अगर शामिल कर लेंगे तो सेल का विद्युतवाहक बल हो जाएगा। इस पर एक पर प्लस विभव होगा और एक पर माइनस विभव होगा और दोनों विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मान लीजिए ये है आपका धन चार्ज यानी कैथोड, फिर से आप देख रहे हैं उधर, और ये है माइनस चार्ज, ये है एनोड, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, हाँ, ये नोड से कैथोड की तरफ ये आएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बहाव के विपरीत दिशा में धारा मानी जाएगी। धारा इस बाहरी परिपथ में इधर जाएगी और यहां से इधर जाएगी। पूरा धारा एक पूरा सेल में कंप्लीट सर्किट बनाएगा। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, हाँ, ये चीज होता है। हाँ, अब शांत रहिए। अब इसमें टर्मिनल विभवांतर में लिखिए एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एकांक आवेश को
एक सेल के एक टर्मिनल से, सेल के एक टर्मिनल से एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में, बाहरी परिपथ में एक बार प्रवाहित होने में, एक बार प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल भी से लिखते हैं, इसे कैपिटल भी से लिखते हैं। अगर मान लीजिए Q आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W, बाहरी परिपथ, तो एकांक आवेश को क्या होगा, W बटा Q। यदि Q आवेश को, Q आवेश को एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में, परिपथ में प्रवाहित होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है, तब टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V बराबर W बटा Q आवेश पर W, तो एकांक आवेश पर W बटा Q पड़ेगा, तो V बराबर मात्रक वही, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब एक विशेष बात पे लिखिए, नोट में लिख लीजिए। देखिए
जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो सेल का अभिलाक्षणिक गुण है। वो बाहरी प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं कि V बराबर IR होता है, धारा गुणे प्रतिरोध बराबर वोल्ट, तो और बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं। सेल का विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाक्षणिक गुण है। आप मार्केट से सेल खरीदेंगे, उसका विद्युत वाहक बल उस पर लिखा रहेगा 1.5। आप ला करके बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। वो जो सेल बन गया है वो उसका अपना मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर सेल का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, ये बाहरी प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध बढ़ेगा बदलेगा, उसका टर्मिनल विभवांतर बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? इससे पहले आप कहीं पढ़े होंगे तभी विद्युत वाहक बल बहुत पहले पूछ रहे थे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो अब पता चल रहा होगा कि कितना का फर्क चलता जा रहा है हर टॉपिक पर। हाँ हाँ, अब तो ये अंतरे सब है, ये सब जो चल रहा है सब अंतरे की बात चल रही है। लिखिए क्या है, यहां पर आप लोगों से साफ साफ बता देते। देखिए आपको यहाँ एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ खराब की जा रही है सिर्फ कोचिंग चलाने वालों के चक्कर में। साफ बताते हैं हम, वो जो है एजेंट भेज करके हाँ लड़कों को भेजिएगा, ये बहकाइए वो बहकाइए, ये काम जो है एक अच्छे जिनको नहीं आता है कहीं नहीं आएगा, वो चुपचाप फोटो स्टेट करेंगे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट की लाइफ खराब हो रही है। इसलिए कि इंटरमीडिएट एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपको बता देती है। इसीलिए हम किसी से कुछ नहीं कहते, हमारा उद्देश्य है हर टॉपिक का सही सही उसका हर किताब से जो आपकी आवश्यकता है उसको हम पूरा करें। आपने इस किताब को पढ़ा, ये सवाल आपने सामने आ गया, हाँ इस सवाल को उठाया, ये सब है। और उसके बाद से खुद समझ में आ जाता है इंटर करने के बाद कि क्या हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ लिखिए नोट में, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह सेल के बाहरी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। जबकि टर्मिनल विभवांतर बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। टर्मिनल विभवांतर बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। समझ में आ गया ये बात? क्लियर हो गया सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, ठीक है ना? तो